stage, and he's going to be in a conversation with Group Editor Times Network and Editor-in-Chief of Times Now Navbharat, Navika Kumar. A huge round of applause, please. The Minister is just walking in. And Navika, can we please request you to begin by felicitating the Minister? Good morning, ladies and gentlemen, and joining me on the stage today is Union Sports, Information and Broadcasting Minister, Mr. Anurag Thakur. Mr. Anurag Thakur, 9 years of Modi government, high points, low points. At the moment, the discussion only seems to be around the fantastic growth numbers that have come in. How do you see these past 9 years? And what do you think are the top 3 achievements of the Modi Sarkar? Navika ji, let me first take everyone 10 years back. I mean, like 10 साल पहले की बात करूं तो देश के हालात ऐसे थे कि महंगाई चरम सीमा पर थी, 13%, अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, घोटाले एक के बाद दूसरे बाहर आ रहे थे और दुनिया भर में भारत की छवि कोई बहुत अच्छी नहीं थी। गरीबों से किए गए वायदों पर कांग्रेस खरी नहीं उतर पाई थी। एक तरह से लोगों का विश्वास सरकार में, या मैं कहूं नेता नहीं दिखता था, ना नीतियां थी और नीयत में भी खोट ही नजर आता था। और उस समय लगता था कि देश कहां जा रहा है, युवा को भी अपनी भविष्य अंधकार में एक तरह से नजर आता था। उस समय देश में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के रूप में मोदी जी का नाम दिया। एक आशा दिखी, एक उम्मीद दिखी, एक होप दिखी, क्योंकि मोदी जी का करियर जो राज्य में देखने को मिला था बहुत सफलतापूर्वक था, विकास और उपलब्धियों भरा था, ईमानदार छवि थी। और आज मैं कह सकता हूं कि जो कभी सोचा ना था कि 4 करोड़ गरीबों के पास पक्का मकान होगा, वो भी हुआ। जो कभी सोचा ना था 9 करोड़ 60 लाख बहनों के पास रसोई गैस का सिलेंडर होगा, वो भी मिला, उसको अपना खाना बनाने का अवसर मिला। जो कभी सोचा ना था हर घर को नल से जल 12 करोड़ घरों को, वो भी मिला। जो कभी सोचा ना था 12 करोड़ शौचालय मिलेंगे। टॉयलेट कहने के लिए छोटी बात लगती है, लेकिन महिलाओं से पूछिए क्या परेशानी है। इज्जत घर नाम उन्होंने इसके लिए दिया। जो कभी सोचा ना था कि कोविड के समय कौन बचाएगा, वो 220 करोड़ वैक्सीन भी मुफ्त में लगाने का काम किया। जो कभी सोचा ना था डबल राशन मुफ्त में मिलना, तो 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक देने का काम किया। कभी सोचा ना था धारा 370 समाप्त होगी, वो भी किया। जो कभी सोचा ना था कि भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आएगी, वो भी हुआ। और जो कभी सोचा ना था कि भव्य और दिव्य राम मंदिर बनेगा, वो भी बनाने का काम किया। अब देखिए, जो कभी सोचा ना वो हुआ। तो मेरी नजर से अगर आप देखोगे तो 9 वर्षों की पहचान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। क्योंकि मोदी जी ने पहले दिन कहा था मेरी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की, महिला, मजदूर, जवान, किसान की होगी। और आज हर कोई कहता है ये मेरी सरकार है, ये मोदी सरकार है। ये विश्वास लोगों का है और 9 वर्षों में उन लोगों को मिला है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि सब हो गया, नहीं। अभी तो हमने नींव रखी है। वी हैव लेड द फाउंडेशन टू मेक इंडिया डेवलप्ड कंट्री। विकसित भारत की नींव हमने 9 वर्षों में रखने का काम किया है। और जो लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी ना जी 2013-14 की, हमने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का कार्य किया है। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। तो कहीं ना कहीं छवि देश की जो बनी वो नेतृत्व के कारण बनी। और नेता इस देश के लिए जनता ने चुनकर दिया है, क्योंकि एक बार नहीं
आपने 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। लेकिन अनुराग ठाकुर जी, विपक्ष का कहना है कि जो कभी सोचा था वो शायद नहीं हुआ। सोचा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर 1 साल में, वो नहीं हुआ। सोचा था कि हर किसी को रोजगार मिलेगा, नहीं हुआ। उनका ये भी कहना है कि गरीबी रेखा के नीचे से लोग बाहर निकालने चाहिए थे, लेकिन बढ़ गए, ऐसा तो सोचा ना था। तो सवाल कई विपक्ष ने उठाए हैं उपलब्धियों के मामले में। विपक्ष को आप कैसे कन्विंस करेंगे? जो आपकी उपलब्धियां हैं, विपक्ष ही अगर नहीं मानेगा, अगर संसद में ही इस पर कंसेंसस नहीं होगा, तो क्या परसेप्शन बाहर तक जाएगी? देखिए, आंकड़ों को तो ना आप झुटला सकती, ना विपक्ष झुटला पाएगा। क्या ये सच्चाई नहीं कि 12 करोड़ शौचालय बने? क्या ये सच्चाई नहीं कि 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को रसोई गैस का सिलेंडर मिला? देखिए, सब आंकड़े नहीं, ये सब दिखता है। और मैं कहना चाहता हूं, जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, उनकी 4 पीढ़ियां ये नारा लगाती रही, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब मिट गया, लेकिन गरीबी नहीं हटी थी। लेकिन गरीब मां का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना, तो 27% गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। और ये मैं नहीं कहता जी, ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के आंकड़े हैं। इस पे कोई विश्वास ना करे तो उनकी, देखिए, अगर मुद्रा लोन 34 करोड़ मिलते हैं और 68% महिलाएं हैं, तो ऐसा तो नहीं कि वो काम नहीं कर रही होंगी। अगर जीएसटी कभी 1 लाख करोड़ भी, अभी आज से 1.5 साल पहले कभी 1 लाख करोड़ की भी कलेक्शन नहीं होती थी। पिछले महीने 1,83,000 करोड़ की हुई, 1,83,000 करोड़, और इस महीने 1,53,000 करोड़ रुपीस की। पिछले 16 महीनों में लगातार 1 लाख करोड़ से ज्यादा की जीएसटी कलेक्शन हुई। दैट मीन्स आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग, and the number says it all, that India is the fastest growing economy today. And as per the prediction or the report of the Morgan Stanley, the steps taken by the Modi government in the last 9 years, the reforms what we have taken, especially in the 10 sectors, and the kind of capital investment the Modi government has done, even in this budget, 10 lakh crore rupees has been earmarked for the capital investment. That clearly shows that our outlay for the capital investment is 33% higher than the last year, which will boost the growth further. And the indicative number for this financial year 23-24 is 7.2%, which is highest globally, I think, which is a good sign for the Indian economy. So the world is seeing hope in India. They are looking at India with, and we need to live up to those expectations. और इस पे हम सबको इस बात का गर्व होना चाहिए कि कोविड के समय जहां दुनिया के बड़े बड़े देश बहुत लंबे समय तक उससे बाहर नहीं आ पाए, जो भारत के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए थे कि इतने लोग भूखमरी महामारी से मरेंगे। आपको याद होगा, आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में भी आते थे, चैनल्स में भी, करोड़ों लोग मर जाएंगे। ये भारत की जनता का विश्वास मोदी जी पर था, मोदी जी का फ्रंटलाइन वर्कर्स पर, साइंटिस्ट पर, मैन्युफैक्चरर पर था। तभी जाकर हमारे युवाओं ने और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने जो काम किया, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया है। और तो मैं आपको एक इंसिडेंट दिल्ली का ही बता दूं, सुंदर पिचाई जब फेब महीने में यहीं थे, वो अपना अनुभव भी बता रहे थे कि किस तरह से हार्ड कॉपी आज भी उनको आजकल कोविड सर्टिफिकेट की लेके दुनिया भर में जाना पड़ता है, लेकिन भारत के लोगों को तो कोविन ऐप पे डिजिटल सर्टिफिकेट मिला। इसी डिजिटल इंडिया का मजाक कभी कांग्रेस उड़ाती थी, जनधन खातों का मजाक उड़ाती थी। 48 करोड़ जनधन खाते 2 साल में खुले। कांग्रेस कहती थी क्या होगा इसका अर्थव्यवस्था के साथ। ये फर्क पड़ा कि 2 लाख करोड़ रुपया आज उन 48 करोड़ बैंक खातों में है, जो इकोनॉमी का हिस्सा बना है, सर्कुलेशन में आया है। छोटी बात नहीं है। गरीब जो कभी 36% ब्याज देता था, आज उसको 10% पे पैसा मिलता। मैं सैकड़ों ऐसे उदाहरण आपको दे सकता हूं, और ये मैं इसलिए दे रहा हूं कि ये लोग गरीब के नाम पे वोट मांगते रहे, लेकिन गरीब के लिए इन्होंने किया कुछ नहीं। गरीब के लिए किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। लेकिन अनुराग ठाकुर जी, राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश में
scheduled caste, scheduled tribes शोषित हैं, they have got a raw deal. Minorities in the society have got a raw deal. Muslims have got a raw deal. Sikhs have got a raw deal. They also say democracy is dying in this country. They also point out that the biggest achievement of your government is that you have let loose agencies on all opposition leaders. There are many issues of confrontation between the opposition and your government. Of course, you're on two sides of the aisle. There will be differences. But have we reached a complete break point as far as dialogue is concerned? देखिए, डायलॉग के बिना तो लोकतंत्र नहीं चलते हैं. मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं और एक एक बात का आपका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं. आपने कहा कि अनुसूचित जाति पर, एससी वर्ग पर अत्याचार होते हैं. आपने पूरी बात नहीं की. राहुल गांधी जी ने कहा था 80 के दशक में केंद्र और उत्तर प्रदेश में अत्याचार, यही था. तो 80 के दशक में केंद्र में माननीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और एससी पर अत्याचार होते थे. राहुल गांधी जी ने यहां तो नहीं, विदेशी धरती पर जाके मान ही लिया है. मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ काम करती है. और अगर आप इन सभी बेनिफिट्स को देखेंगे, जो मकान से लेके पानी के कनेक्शन से लेके जनधन खाते तक है या बाकी योजनाओं के है, इसका सबसे बड़ा लाभ किसी को मिला है तो एससी, एसटी और हमारे अल्पसंख्यक समाज को, जिनको कांग्रेस ने हाशिए पर धकेल दिया था, केवल वोट बैंक के लिए किया था. कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हम सशक्तिकरण करने में विश्वास रखते हैं. यही अंतर है, ये अंतर है. आपके कुछ और भी सवाल थे इसके साथ? एजेंसीज, ईडी, सीबीआई. देखिए, 2G, CWG, कोल स्कैम से लेके अंतरिक्ष घोटाले से लेके बाकी सब कांग्रेस के समय हुआ. यहां तक नहीं, नेशनल हेराल्ड घोटाले में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी बेल पर हैं, जमानत पर हैं, भ्रष्टाचार के मामले पर हैं. अब ये कोर्ट भी देश में है, जांच चल रही है. इन सबके सामने अब राहुल गांधी जी कहते हैं कि मुझे एमपी नहीं रखा गया, मुझे सजा 2 साल की सुना दी. बयान तो मैंने नहीं दिया था, राहुल गांधी जी ने दिया था, सजा भी उनको ही मिलनी थी. अब ओबीसी समाज का अपमान करोगे, उनसे माफी भी नहीं मांगोगे और कोर्ट में जाके कोर्ट ने आपको कई बार अवसर दिए. 3 साल आपका केस चला और उससे पिछले केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जरा सोच के अगली बार बयान देना, नहीं तो आफत में भी आ सकते हो. लेकिन राहुल गांधी जी बाज नहीं आए. एक मुकदमा नहीं, ऐसे 7 मुकदमे उनके ऊपर अलग अलग चल रहे हैं जहां पर उन्होंने अनाप शनाप बयानबाजी की है और उसके चलते ये हुआ. तो इसमें दोष किसी और पर देने की बजाय अपनी बोलबाणी पर थोड़ा संयम रखना चाहिए था, उसके कारण हुआ है. लेकिन अनुराग ठाकुर जी, CWG, 2G, कोल स्कैम, रॉबर्ट वाड्रा का इशू चुनाव से पहले आपने भी बहुत उठाया था. इन किसी भी केस में कोई भी कन्विक्शन, कोई भी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, 9 साल निकल गए. तो सवाल तो पूछा जाएगा कि क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और आप अपने यहाँ के कानून व्यवस्था को देखोगे तो डेट पे डेट भी कई बार बहुत मिलती है. कि राहुल गांधी का वर्डिक्ट बहुत जल्दी आया, 3 साल के बाद. 9 साल हो गए, बाकी केसेस 3 साल के बाद. 9 साल. दोनों के केस में अंतर है. यहां पे उनके बयान के कारण उनको सजा मिली है, वहां पर उनके आर्थिक अपराध के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, जहां आपको सबूत भी जुटाने हैं और सारे तथ्य चार्जशीट में फाइल करने, उसमें थोड़ा समय लगता है. जांच एजेंसी अपना काम कर रही होंगी. अनुराग ठाकुर जी, जिस दिन देश के संसद, नए संसद का उद्घाटन हो रहा था, बहुत बड़ी पहल की आपकी सरकार ने, एक नया संसद भवन बना, लेकिन साथ ही उस दिन तस्वीरें आई स्ट्राइकिंग उन रेसलर्स की, उन लड़कियों की जो हक मांग रही हैं, जिन्होंने FIR दर्ज किया है एंड पॉक्सो केस भी लगा है इस केस में. मैं पूछना चाहती हूं, ये कौन सा भारत है जहां इन लड़कियों की बात नहीं सुनी जा रही और एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस जो है उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं, 40 दिन से लड़कियां धरने पर बैठी.
देखिए, पहली बात तो मैं कहूं कि संसद भवन जो नया बनकर तैयार हुआ, शायद आप भी उस कार्यक्रम में थी, ये भारत को आजादी के 75वें वर्ष में मिला और उस समय मिला जब दुनिया में भारत का एक नया स्थान बना है। नए भारत की बुलंद तस्वीर आज देश के सामने देखने को मिलती है, एक नहीं अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती है और भारत की उपलब्धियों के कारण मिलती है। और नए संसद भवन का कुछ राजनीतिक दलों ने विरोध भी किया, बहिष्कार किया, और मैं कहूंगा राहुल गांधी जी कभी पार्लियामेंट ना चलने के बहाने बनाते थे, ना आने के बहाने बनाते थे। अब वो सदस्य खुद नहीं रहे तो बहिष्कार करने के भी कई बहाने बनाने लगे और उनका दल भी उसमें नहीं आया। जहां तक रेसलर्स की आपने बात कही, देखिए, खिलाड़ी हो या कोई भी महिला हो, किसी के साथ भी अगर किसी तरह की कोई अत्याचार हुआ हो तो उसको न्याय जल्द मिलना चाहिए। मैं इसके लिए आपसे बिल्कुल सहमत हूं। जिस घटना का उल्लेख वहां पे किया गया वो लगभग 7 वर्ष पुरानी है, और जब रेसलर्स मुझसे मिलने, मैंने ही उनको न्योता दिया था जनवरी महीने में मिलने के लिए, तब उनकी मांग थी। मैंने तब भी पूछा था कि एफआईआर किसी भी पुलिस थाने में दर्ज हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपके समक्ष इस बात को रखना चाहते हैं ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हमने कमेटी बनाई, उनसे पूछ के बनाई, कमेटी बनाई, कमेटी में मेंबर उन्होंने ऐड करने के लिए कहा, वो भी किया। कमेटी ने जितने लोगों को उन्होंने नाम लिए सबको बुला के उसकी जांच भी की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट फाइल की, उसके बाद दिल्ली पुलिस को उसको रिपोर्ट को सौंपा गया। इन द मीन टाइम आईओए को बोल के, क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन डायरेक्टली गवर्न करता है सब फेडरेशंस को, तो उनको कहा गया कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाइए ताकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया डे टू डे एक्टिविटीज ना देखें। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया डे टू डे एक्टिविटीज कुछ नहीं देखती, ना उनके अधिकारी के पास कोई आज अधिकार है। आईओए की कमेटी ने अभी ट्रायल्स कराए जिसमें हजारों खिलाड़ियों ने भाग लिया, उनका कैंप चल रहा है। 5 तारीख को अगला ट्रायल है जिसके लिए 2500 के लगभग खिलाड़ियों ने अभी रजिस्टर कर चुके हैं, उनका सिलेक्शन होने वाला है, वो भी हुआ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने लेवल पे कहा कि दिल्ली पुलिस से आप एफआईआर मांगते तो दायर कर दी, उन्होंने दर्ज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज टू इंटरवीन टू रजिस्टर एन एफआईआर. The committee you are talking about was set up in January. We are sitting in June. आप जैसे सीनियर पत्रकार के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, और देश के सामने भी, पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के लिए खिलाड़ी को ही जाना था। हमारे पास उन्होंने जब अपनी बात रखी कि इंटरनल कमेटी के लिए, हमने वो कमेटी की जांच की। जांच के बाद आईओ को कहा गया कि अपने कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाए, उन्होंने बनाया, वो कमेटी को चला भी रही हैं, डे टू डे एक्टिविटीज वो कर रहे हैं, टीम वो भेज रहे हैं, सारी पेमेंट्स वो कर रहे हैं। तो डब्ल्यूएफआई का आज के समय में कोई रोल नहीं है, 1% कोई रोल नहीं है। पुलिस जांच में अगर किसी भी नागरिक के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट होती है तो वहां पे जांच करने के बाद चार्जशीट फाइल करके उसके बाद उचित कार्रवाई की जाती है। पुलिस ने जांच अपनी लगभग पूरी कर ली होगी, चार्जशीट वो दायर करने वाले हैं और उसके बाद उचित कार्रवाई भी करेंगे। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमने प्लेयर्स ने जो जो जब जब कहा, सारी बातें इनके कमेटी बनाने से लेके, आईओ को से लेके, एफआईआर से लेके, जब जब जो जो कहा वैसे ही सब कुछ हुआ है। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी होने का इंतजार, चार्जशीट फाइल करने का इंतजार करना चाहिए। और 38 दिन जब तक हमारे सभी एथलीट्स, जो 4 एथलीट्स हमारे वहां पे बैठे हैं, वो 38 दिन बैठे, कभी किसी ने कोई मना नहीं किया। उन्होंने कैंडल मार्च करना था तब भी। हम न्याय दिलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, उचित कार्रवाई हो, इसमें किसी का कोई पक्ष लेने की बात ही नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमें किसी का कोई पक्ष नहीं चाहिए, हमें निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई चाहिए जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। Mr. Anurag Thakur, you've given a long response. I have 2 basic points on this. Committee set up in January, we are sitting in June. The wrestlers, our athletes, our medal winners have been sitting on a dharna for 40 days. You want an unbiased investigation? The country wants an unbiased investigation. But the fact of the matter is that there is a question of morality. The question is, because the person concerned against whom the charges have been made happens to be a BJP member of parliament,
it is creating a perception of justice not being delivered. My straight question to you is, 40 days is one too many for the national heroes to be sitting on a dharna. Can we expect the government to find a solution to this and end this national shame? नाविका जी, जब एफआईआर हुई उसके बाद जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं वही कह रहा हूं कि जांच पुलिस कर रही है, मेरा विभाग नहीं करता है। और सरकार निष्पक्ष जांच चाहती है हर किसी के। उसमें पहले भी जब कमेटी बैठी तो कितने लोगों ने अपने बयान दर्ज करवाए, जो जो करवाना चाहता था हर किसी को मौका दिया गया। 14 मीटिंग्स उसकी की गई। मैरी कॉम जैसी 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन उसके मेंबर हैं, योगेश्वर दत्त जैसे ओलंपियन मेडलिस्ट उसके मेंबर हैं, बड़े खिलाड़ी उसके मेंबर्स हैं जो मेडलिस्ट हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और एथलीट्स को ही इसका हिस्सा बनाया गया, जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर जो उनको जानते थे उन्हीं को इसका हिस्सा बनाया गया है, ताकि हर कोई अपना पक्ष उनके सामने रख सके। बड़ी विस्तार में उनकी बात सुनी गई, उसके बाद ही उचित कदम उठाए गए हैं। और इसलिए रिपोर्ट पुलिस को सौंपी गई और पुलिस ने उस पर एफआईआर की है। इसलिए आईओ को कहा गया कि डे टू डे एक्टिविटीज के लिए कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाए, तो कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं न्याय मिले, लेकिन प्रक्रिया का पालन करके वो जांच पूरी करके ही होगा। It's now even being noticed by the International Olympic Association. Do you think, India, एक तरफ हमारी achievements की कहानी और दूसरी तरफ ये कहानी जहां रोज नोटिस पे डाला जाता है इंडिया को, is it doing anything for India's image? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, पिछले 9 सालों में खेल और खिलाड़ियों के लिए जितना मोदी सरकार ने किया, पहले की किसी सरकार ने नहीं किया। ना केवल सुविधाएं, मनोबल बढ़ाने तक का काम से लेकर बजट 874 करोड़ से बढ़ाकर 2800 करोड़ तक कर देना, ये पिछले 3 गुना ज्यादा बढ़ा है। टॉप जैसी स्कीम को लाना, खिलाड़ियों को पूरा बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती है। 6 लाख रुपया जेब खर्च यानी कि 50,000 रुपया महीना अलग से देती है। रिवॉर्ड्स के अलावा जो बाकी ट्रेनिंग के लिए इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे कोई कोच चाहिए हो, उसका पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती है। यही कारण है कि टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल्स और पैरालंपिक्स में 19, डेफ ओलंपिक्स में 20, कॉमनवेल्थ गेम्स में 61 और 22 गोल्ड मेडल। इसी तरह से वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 1 नहीं 4 गोल्ड मेडल भारत ने पहली बार जीते हैं वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। तो सरकार लगातार खेल खिलाड़ियों के लिए ही कर रही है। सुविधाओं में भी कोई भी कमी नहीं रखी। और जहां तक सुरक्षा की बात है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने के लिए हमने सभी फेडरेशन को कहा, और उस पर भी सभी फेडरेशन को हम खुद चेक कर रहे हैं कि उनकी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हो और उसको महिला अथॉरिटी हेड कर रही हो। Well, of course, there are many other achievements, but we as citizens of India would hope for an early resolution to this standoff that is taking place. हम सब चाहते हैं जल्द हो, इसमें कोई दो राय नहीं। जल्द जांच पूरी हो और जल्द चार्जशीट दायर हो। चार्जशीट कब तक बिल्कुल, आएगी? ये पुलिस का काम है, लेकिन जल्द जांच से पूरी होकर चार्जशीट दायर हो। मिस्टर अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी जी ने एक और स्टेटमेंट दिया है, आई कम बैक टू पॉलिटिक्स। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग एक सेक्युलर पार्टी है। वुड यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट? अब राहुल गांधी जी की मजबूरी हो गई है, अमेठी हार चुके हैं, वायनाड में लड़ना है, तो कभी मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करनी, कभी मुस्लिम लीग की बात करनी है। और दुख की बात तो यह है कि उसको सेक्युलर कह देना और फिर यह कहना कि ये जिन्ना की मुस्लिम लीग से अलग है। ये वही लोग हैं जो पार्टीशन के समय यहां पर रह गए थे, जिन्होंने उस समय की मुस्लिम लीग के सदस्य होने के बाद, पार्टीशन के बाद यहीं पे मुस्लिम लीग बनाई भी, और फिर एमपी तक बने रहे, राज्यसभा के भी बने। और यही नहीं, जो मुसलमानों के लिए अलग से सीट रिजर्वेशन चाहते थे, शरिया कानून लागू करना चाहते थे, ये कहीं और नहीं। मोहम्मद इस्लाम की बात करें, ये उसके सदस्य थे। राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं, क्या काम था इनका। ये सब आपके सामने इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि ये
मुसलमानों के लिए अलग से सीट रिजर्वेशन भी चाहते रहे, शरिया कानून भी लागू करना चाहते रहे, और ये उसी मुस्लिम लीग का हिस्सा है। सोच में केवल राहुल गांधी जी की और कांग्रेस में इतना मैं कहूंगा, उनको हिंदू आतंकवाद नजर आता है और मुस्लिम लीग सेकुलर नजर आती है। लेकिन और दुख की बात यह है कि विदेशों में जाकर भारत का अपमान करने में वो कहीं पीछे नहीं रहते, कहीं पे पीछे नहीं रहते। अनुराग ठाकुर जी, एक तरफ कांग्रेस के साथ स्टैंड ऑफ है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हमें एक वर्डिक्ट मिला टू डिसाइड ट्रांसफर पोस्टिंग्स, उस पर आपका ऑर्डिनेंस आ गया है। तीसरी तरफ तेलंगाना में कॉन्फ्रंटेशन है, तेलंगाना में जो सरकार है उसने आज गवर्नर को नहीं इनवाइट किया है। कैन यू गेट अलोंग विद एनी ऑफ दीज पार्टीज? देखिए, आप दुनिया भर के देशों में देखेंगे, अमेरिका से लेकर बाकी देशों में भी, जहां नेशनल कैपिटल रीजन है, वहां दुनिया भर की एम्बेसीज हैं, डिप्लोमेट्स हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो देश की सुरक्षा की दृष्टि से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। और जब ये कानून भी आया था कि यहां पे एक असेंबली बनाने का समय, उस समय बहुत भारी डिबेट हुई थी। उस समय भी ये था कि इसको यहां पर क्या करना चाहिए, और आप कोई ऐसी स्थिति किसी देश में खड़ी नहीं करना चाहते जहां पर नेशनल कैपिटल रीजन में कोई लॉगर हेड्स पे हो और ऐसे निर्णय करने पे हो जिससे कि देश की बदनामी हो। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में बड़ी स्पष्टता के साथ कहा गया है, जो जो भारत सरकार ने किया, जो जो भारत सरकार के दायरे में आता है और कानून में परिवर्तन करके भी कुछ लाना हो तो उसके लिए भी सरकार सक्षम है, तो हम लोग वो किया है। लेकिन every opposition party now has made this ordinance issue a plank on which they will come together. देखिए, आप नॉन इश्यू को इश्यू बनाने जाएंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं। हमें राष्ट्रीय हित में निर्णय करने हमने किए हैं और वो किसी के खिलाफ नहीं। अगर 15 साल तक जो इस दिल्ली की मुख्यमंत्री रही स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी, उनके पुत्र जो कई बार सांसद रहे संदीप दीक्षित जी, आप उनके बयान भी देखिए, बाकियों के भी देखिए, सब लोग मानते हैं कि सही दिशा में एक कदम उठाया गया है और देश के हित में है। So on one thing at least the Congress and the BJP have an agreement. It's not about Congress and BJP. This is about country and country's image. Mr. Anurag Thakur, elections are around the corner. और कम से कम अराजकता में जो लोग विश्वास करते हैं, आप उनके भरोसे देश की छवि नहीं रख सकते। एक है जो इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी जब विदेश में गए तो कोई मौका नहीं छोड़ते देश को अपमानित करने का। आप देखिए, जो मंच उनको दिया गया उसके पीछे कौन लोग हैं। वहां भारत का अपमान होता है, भारत के राष्ट्रगान का अपमान होता है, भारत के झंडे का अपमान होता है, भारत विरोधी नारे लगते हैं, और यहां तक कि राहुल गांधी जी भी कोई कसर नहीं छोड़ते जहां पे भारत का अपमान करने में कोई कसर छोड़ी। और ये एक बार नहीं, अनेकों बार हुआ है और ये भारत स्वीकार नहीं कर सकता। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी भारत से बाहर कदम रखते हैं तो किसी देश के प्रधानमंत्री उनके पांव छू के गले लगाकर उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। दो देश उनको अपना हाईएस्ट अवार्ड देते हैं अपने देश का। अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी सीट से उठकर उनको गले लगाने आते हैं और कहते हैं कि मैं उनका इंतजार कर रहा हूं अमेरिका में होस्ट करने के लिए, मेरे पास टिकटों की कमी आ गई, इतने वहां पर डिमांड है। दूसरी ओर राहुल गांधी जी को किसी और की ना सुननी हो तो कम से कम इटली की प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मोदी इज वर्ल्ड्स मोस्ट लव्ड लीडर। 3 सर्वेस में आया है, 3 साल में, 3 सालों में आया कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कह दिया मोदी इज द बॉस। ये केवल मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये भारत और भारतीयों का सम्मान राहुल गांधी जी अपनी एक यात्रा में जाके देश को अपमानित करने का काम करते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं। वो कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लोकतंत्र नहीं खत्म हो रहा जी, कांग्रेस पार्टी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने पे आ रही। अब वो 2 बार देश का चुनाव ना जीत सके हैं तो आप कह दो कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। वो चुनाव हार जाए तो ईवीएम खराब है, चुनाव जीत जाए तो चुप हो जाते हैं। ऐसे कैसे नाविका जी दुनिया चलती है? कर्नाटक का चुनाव वो जीत गए हैं तो अभी ईवीएम पे बात नहीं की।
नहीं, अब इस बार तो नहीं सुनाई दी कोई हाँ। बात। लेकिन अब 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, and after that the big election of 2024. How do you see your party moving towards that? मैं तो यही कहूंगा कि आपके इस मन से देश की जनता का आभार, जिन्होंने 9 साल मोदी जी को सेवा करने का अवसर दिया। और मोदी जी ने दिन रात एक सेवा करके, देखिए अपनी माता जी के देहांत के बाद भी 2 घंटे के अंदर वो वापस देश की सेवा करने लग गए। आज तक 75 साल में शायद ही कोई ऐसे प्रधानमंत्री आए। अभी भी 6 दिन की यात्रा थी, दुनिया के 2 दर्जन लगभग 23 नेताओं से, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिले, 50 मीटिंग्स हुई 6 दिनों में। इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं उनके साथ, साहित्यकार, बुद्धिजीवी, उद्यमी, सबके साथ हुई। और जब इंडिया लैंड किए तो उसके 2.5 घंटे के बाद उनके फिर प्रोग्राम शुरू हो गए। उनका एक एक पल देश के लिए समर्पित है और उन्होंने अपने 9 सालों में देश के लिए पाई पाई बचाई भी और देश की भलाई कराई भी। और ये पाई पाई बचाने का काम टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया, ट्रांसपेरेंसी लाके किया, देश की अकाउंटेबिलिटी तय की सिस्टम की। मैं कहना चाहता हूं नाविका जी, ये जो हमारे 4 करोड़ 70 लाख फर्जी राशन कार्ड थे उनको खत्म किया हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। 4 करोड़ 17 लाख के लगभग ये जो आपके एलपीजी सिलेंडर के नकली बनते थे और कमर्शियल की बजाय वो यही यूज करते थे, उसको खत्म किया। देश का कितना पैसा बचा? 2,70,000 करोड़ रुपया आप टैक्स पेयर्स का पैसा बचाया है मोदी जी ने। ये दिखता है। यू आर पेइंग टैक्सेस एंड योर hard earned money and the taxes what you have paid has been rightly used to bring the poor out of the poverty line. तो ये एलिवेशन उनका हुआ है, कहीं ना कहीं बाहर निकालने का काम हुआ। ये पक्के मकान 3.5 करोड़ ऐसे नहीं बने। ये सब काम जो हुए इनके लिए मुफ्त में 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिलता है। पहले इतने करोड़ों लोग हर साल गरीबी रेखा के नीचे जाते थे क्योंकि इलाज नहीं करवा पाते थे। वो सोचते थे इलाज करवाऊं कि परिवार चलाऊं, उसको मुसीबत थी अपनी जान बचाऊं कि परिवार को बचाऊं। आज उसको सोचना नहीं पड़ता। 5 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान भारत में मोदी सरकार देती है। आज गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है क्योंकि 70 साल में नाविका जी 80,000 सीटें थी एमबीबीएस की, हमने 9 साल में 68,000 से ज्यादा सीट बनाई। 9 साल में 70 साल में 700 यूनिवर्सिटीज थी, हमने 390 यूनिवर्सिटीज 9 साल में बनाई। हमने 9 साल में 7 आईआईटी 7 आईएम बनाए। और यही नहीं, 2014 तक केवल 5 शहरों में मेट्रो थी, हमने 9 सालों में 15 शहरों तक पहुंचाई है। 900 किलोमीटर बन गई, 900 किलोमीटर बन रही है। वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द नेक्स्ट 2 years। और यही नहीं, कांग्रेस के समय 0 वाटरवेज थे, हम 111 वाटरवेज पे काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने खाता नहीं खोला था ना वाटरवेज में ना वंदे भारत में, 0 थे, डक पर थे। हमने 21 वंदे भारत मात्र 4 सालों में चलाकर दिखाई। और सड़कों की अगर नेशनल हाईवे की मैं बात करूं, 2014 तक का एवरेज देखेंगे तो 1362 किलोमीटर पर ईयर आता था उस समय 14 तक। पिछले 9 सालों में 5,985 किलोमीटर, 4.5 टाइम्स मोर। आप प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की योजना को देखिए, 2014 तक 3.5 लाख किलोमीटर थी, इन 9 सालों में 7 लाख किलोमीटर से ज्यादा बनी। ये आंकड़े नहीं है साहब, ये धरातल पर आपको बदलाव देखने को मिलेगा। मैं अपने आप में से कोई हिमाचल गया कभी? सब गए हैं। अब आप अगली बार अभी कुछ दिनों के बाद आएंगे तो कीरतपुर से लेके बिलासपुर, मंडी, मनाली की रोड जो है 8 घंटे लगते थे यहां से जाने में, अब सिर्फ 4 घंटे लगेंगे क्योंकि टनल्स बना दी हैं, सड़क सीधी कर दी है। शिमला जाने तक 3.5-4 घंटे लगते थे, अब 2.25-2.5 घंटे में पहुंचते हैं। अभी सड़क बननी बाकी है तो 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे चंडीगढ़ से। इसी तरह से धर्मशाला से शिमला का टाइम 8 घंटे लगता है, वो 3.5 घंटे रह जाएगा। ये मोदी सरकार बना रही है। 10,000 फीट की हाइट पे अटल टनल, कांग्रेस ने 10 साल में उसको चलाया नहीं, अटल जी नींव पत्थर रख के गए थे, मोदी जी ने पूरी कराई। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल एट द हाइट ऑफ 10,000 फीट। अब हम लेह तक टनल्स बनवा रहे हैं। अगले 2-3 साल के अंदर लेह से लेके कन्याकुमारी तक
आप 365 दिन जा सकते हैं, चाहे जितनी मर्जी बर्फ पड़ी होगी, टनल्स बनी होंगी, आप रोड यात्रा पर जाइए, आपके लिए पूरे देश भर में नेटवर्क बनेगा। नाविका जी, ये क्यों हो रहा है? आप हवाई यात्रा तो नहीं करते होंगे आप? अब तो हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करता है, क्योंकि उड़ान योजना चली है। 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट थे, दैट मीन्स एवरेज इज 1.2 एयरपोर्ट पर ईयर, एंड इन लास्ट 9 years वी हैव मेड न्यू 74 एयरपोर्ट्स, यानी कि वो 2014 तक 74 एयरपोर्ट, हमने 9 सालों में 74 एयरपोर्ट, विच इज 8.2 पर ईयर, 8 गुना ज्यादा। आप किसी भी क्षेत्र में कोई आंकड़ा मैं आप शाम तक बैठाइए, मैं आप सबका जवाब देने के लिए तैयार हूं। हमने काम किया है, इसलिए नंबर्स को लेके आ रहे हैं। अब मेरे नंबर्स पे विश्वास नहीं करना, मॉर्गन स्टैनले के तो कर लो, आरबीआई गवर्नर के तो कर लो। उन्होंने भी कहा है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, जिसमें दुनिया को ब्राइट स्पॉट दिखता है और 7.2% की जीडीपी की दर से बढ़ने वाली है, दुनिया को ब्राइट स्पॉट दिखता है, राहुल गांधी जी को उसमें भी काले चश्मे से कुछ ना कुछ दिखता है। अपने देश के लिए नाविका जी, दुख की बात यह है कि जहां अगले महीने प्रधानमंत्री जी जाएंगे, वहां पर पहले जाकर देश के बारे में अपमानित करना और गलत बयानबाजी करने का काम राहुल गांधी जी करते हैं। उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। वो कहते हैं देश में माहौल खराब। अरे साहब, देश आगे बढ़ रहा है एक एक करके। हमारी इंडस्ट्री अच्छा करें, हमारे बैंक्स, जो इनके समय बैंक्स हमारे बैंकरप्सी के उस पे आ गए थे, आज हमारे छोटे से छोटा बैंक भी प्रॉफिट में है। क्यों? 5R हमने जो कोविड के टाइम पे भी किए। वैसे तो अरुण जी के समय हमने 2019 के आसपास इसको शुरू कर दिया था। आज आप देखिए, हमारे जो बैंक कभी बेचने की स्थिति में आ गए थे, बंद करने की स्थिति में, वो भी प्रॉफिट में है। सो वी हैव ब्रॉट इन रिफॉर्म्स, वी हैव ट्रांसफॉर्म द सिस्टम, एंड दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ मोदी गवर्नमेंट। तो जो उस समय कहते हैं ना, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म करके, वो अभी हमने किया है 9 साल में। So let's see what happens in 2024, whether people of India will decide that this pace of reforms and this report card is something that they believe in. But thank you very much, Mr. Anurag Thakur. Thank you for joining us right here on the India Economic Conclave. A big round of applause for the Union Sports INB Minister Anurag Thakur. देखिए, जिस तरह से आपने तालियां मार के मोदी जी का अभिनंदन किया है, मैं आपके बाद में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, स्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एनी कंट्री। द वे वी आर प्रोग्रेसिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कंट्री शुड कीप दिस ग्रोथ रेट हाई अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, और ये स्थिरता निरंतरता बनी रहे, और 2024 में भी 300 पार मोदी सरकार ही बने। इसके लिए भी आप अपना आशीर्वाद देते रहें। So the campaign for 2024 officially launched from the dais of the India Economic Conclave. Thank you very much, Mr. Anurag Thakur.